अंकिता भंडारी हत्याकांड अब सिर्फ उत्तराखंड का मामला नहीं रहा। ये गुस्से की एक ऐसी आग बन चुकी है जो पहाड़ों से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना। सर ये बताइए, सच बोल पाएंगे? एसडीएम मैम सच बोल पाएंगे? सच बोलते हैं तब बताइए। टैक्स हमारा, देश हमारा, सब कुछ हमारा। यूपी के उन्नाव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब धार्मिक नाम वाले लोअर टी शर्ट बाजार में दिखने लगे। हालांकि कपड़ों पर धार्मिक नाम लिखे होने पर व्यापारियों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिता टाइम्स। सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। भगत सिंह जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मुख्यमंत्री आ गई है जो अब ये कहती हैं कि जो आपने बम फेंका था वो कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका था। भगत सिंह जी, माफ कर दीजिए, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि देश में दिल्ली राजधानी में एक ऐसी मुख्यमंत्री बनेगी जिसको ये भी नहीं मालूम कि आपने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को जगाने के लिए बम फेंका था। ये मुख्यमंत्री कह रही है कि आपने कांग्रेस की सरकार को जगाने। दोस्तों, सत्ता में आए तो हम तुम्हें देख लेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सत्ता बदलेगी तो हर उस अधिकारी की हम जांच करेंगे जो अधिकारी आज सरकार के फेवर में काम कर रहा है। दरअसल ये बातें राहुल गांधी हर सभा में अपनी में बोलते हैं। कारपोरेट प्रेम और ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में किस तरह से सरकार के फेवर में काम कर रही है कॉर्पोरेट के सहारे, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से कॉर्पोरेट को सहारा दे रही है, उसके अलावा चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है और तमाम संस्थाएं। राहुल गांधी अपनी सभाओं में भी बोल चुके हैं। एक सभा में वो बोल रहे थे कि मुझे ईडी वालों ने बुलाया, मुझे उन्होंने नहीं बुलाया, मैं खुद गया था और मैं ये देखने गया था कौन अधिकारी क्या काम कर रहा है, कौन अधिकारी है जो सरकार के लिए काम कर रहा है, कौन अधिकारी है जो जनता के हितों की बात नहीं कर रहा, केवल सरकार के हितों की बात कर रहा है। मैं केवल ये देखने गया था। अब सत्ता बदले तो नियम ऐसे बना दो कि किसी पर कोई आंच ही ना आए। चुनाव आयोग को इस इम्यूनिटी दे दी गई, भारत सरकार ने दे दी। उसके अलावा अब कल एक फैसला, यानी मंगलवार को एक फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कहा कि हम अब कोई भी न्यायाधीश कुछ भी फैसला दे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल ये मामला है मध्य प्रदेश के एक एडीजे का। उसने एक 2014 की बात है, ये आपको याद है 2014 से किस तरह से न्याय व्यवस्था और किस तरह से देश की व्यवस्था बदली है। आपको ये भी याद होगा कि मोदी नाम लेने पर गुजरात की एक न्यायालय ने राहुल गांधी की सांसद ही छीन ली, यहां तक कि उसका घर तक छीन लिया। 2 साल की सजा का जो कानून था वो पहली बार लागू हुआ और पहली बार में ही राहुल गांधी के ऊपर लागू हुआ। मैं मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहा था।
किस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाया। दरअसल वहां एक मामला था शराब माफिया का। शराब माफिया का मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में 50 लीटर के करीब वो शराब का मामला था। उस मामले में निर्भय सिंह सुलिया एडीजे थे, उन्होंने उस एक व्यक्ति को उसमें जमानत दे दी, परंतु सेम उसी मामले में, ऐसे ही मामले में न्यायाधीश ने दूसरे आदमी को जेल भेज दिया। इस पर वहां शिकायत हुई और प्रशासन जो इंटरनल वो जांच होती है वो जांच हुई, उसमें उसको दोषी पाया गया और हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने उनको, निर्भय सिंह सुलिया को निलंबित कर दिया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट का आया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कल जस्टिस जेवी पादरीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फैसला सुनाया कि अब किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ, चाहे वो कोई भी फैसला दे, किसी भी तरह का फैसला दे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आप इस मामले का, इस बात को समझ सकते हैं कि ये फैसला कहां तक पहुंचेगा, किन किन लोगों को ये इम्यूनिटी देगा। दरअसल हमारे देश की न्यायालयों में करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही करीब 1 लाख के करीब मामले लंबित पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको निपटाने के लिए कोई आदेश नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों में कई बार ऐसे आदेश देता है कि जिनका सर होता है ना पैर होता है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं बता रहा हूं आपको। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पिछले दिनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, जिसमें फैसला दिया कि आप एक जज को रखिए जो सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार के, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता, और अगर आप चाहे और सरकार चाहे तो आप इसमें कानून बना सकते हैं। आप सोचिए ये क्या फैसला हुआ। इस फैसले की कोई तुक है? कोई तुक नहीं। दूसरा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने देखा, बड़ा हास्यास्पद फैसला था। एक आदमी को चोर बताया, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, एक आदमी को चोर बताया, उस चोर ने पैसा दिया। किसको दिया ये कोर्ट को पता है था, कहा क्यों दिया ये कोर्ट को पता था। कोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया। अगर फैसला अवैध था, वो पैसा देना अवैध था, इलेक्टोरल बॉन्ड देना अवैध था, तो वो पैसा कैसे वैध हो गया और क्यों कोर्ट ने वो पैसा छोड़ दिया? न्यायालय चाहता है कि उसे इम्यूनिटी दे दी जाए। इम्यूनिटी दे दी जाए क्या? इम्यूनिटी ले ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के वो वक्तव्य हर नौकरशाही, हर ब्यूरोक्रेट्स के कानों में इस समय गूंज रहे हैं। आने वाले दिनों में ये भी आप देख सकते हैं कि सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ रिटायरमेंट के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी हो सकता है क्योंकि सरकार इस समय बेलगाम है। सरकार इस समय क्या फैसले देती है कोई पता नहीं है। दूसरा, अगर 2 शब्द बोल दे तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस हो जाता है, परंतु जब इन्हीं के नेता बलात्कारी हो, बलात्कार में उनका नाम आ रहा हो, तो उन्हें बचाने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं ये लोग। आप ये देखिए कि अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की, 19 साल की लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से?
कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक था बस अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के और कानों पर पहरा भी है। कल तक था बस अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के और कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तुम सृष्टा पालन करता, तुम हुई शारदा विष्णु प्रिया। तुम सृष्टा पालन करता, तुम हुई शारदा विष्णु प्रिया। अब बनो भवानी भी है मानी, मान तभी बच पाएंगे। अब बनो भवानी भी है मानी, मान तभी बच पाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। में दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है, परंतु उसका जिक्र नहीं होता कहीं। और आंदोलन हो रहे हैं, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक आंदोलन है, परंतु सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। ये उत्तराखंड से एक रिपोर्ट आई है, आप इसे देखिए। और वहां जो इस मामले का खुलासा, वीआईपी का खुलासा करने वाली थी उर्मिला सोनकर, उसने एक वीडियो फिर जारी किया है। एक बार इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड अब सिर्फ उत्तराखंड का मामला नहीं रहा। ये गुस्से की एक ऐसी आग बन चुकी है जो पहाड़ों से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। लोग सड़कों पर उतरे। देहरादून में हजारों की भीड़ मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ी। हाथों में पोस्टर, बैनर, तख्तियां और जुबान पर सिर्फ एक बात, न्याय चाहिए। खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस प्रदर्शन की अगुवाई करती नजर आईं। नारे गूंज रहे थे, माहौल भारी था और गुस्सा साफ दिख रहा था। परेड ग्राउंड से शुरू हुआ ये मार्च जैसे ही आगे बढ़ा, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। यहीं हालात बिगड़ गए। धक्का मुक्की हुई, लोग बैरिकेड पर चढ़ गए, कुछ सड़क पर ही बैठकर धरने पर बैठ गए। नारे, जनगीत और आक्रोश, सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी के घायल होने की खबर से अफरा तफरी भी मची। लोगों की मांग साफ थी, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिस वीआईपी का नाम बार बार सामने आ रहा है उसे तुरंत जांच के दायरे में लाया जाए। प्रदर्शन के अंत में सरकार को ज्ञापन सौंपा गया और ऐलान कर दिया गया 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। साफ चेतावनी दी गई कि अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। लेकिन यह गुस्सा यही नहीं रुका। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी लोग जमा हुए। उत्तराखंड से जुड़े प्रवासी और समर्थक सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग दोहराई। लोगों का कहना था, अगर दोषी कोई भी हो, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। अंकिता भंडारी 19 साल की एक रिसेप्शनिस्ट जिसकी 2022 में हत्या हुई थी। उस वक्त भी पूरे राज्य में आक्रोश फैला था और अब हालिया खुलासों के बाद गुस्सा फिर से भड़क उठा है। लोगों का आरोप है कि जांच के दौरान अहम सबूत नष्ट किए गए। सवाल यह है, अगर सब कुछ साफ था तो सबूत मिटाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक और बेहद गंभीर बात यह है कि शुरुआती जांच में ही ये सामने आ गया था कि अंकिता पर एक वीआईपी मेहमान को विशेष सेवाएं देने का दबाव बनाया जा रहा था और इसका जिक्र उसने अपनी निजी बातचीत और चैट में भी किया था। अब जब मुखबिर उर्मिला सनावर सामने आकर खुलासा कर चुकी हैं और गट्टू का नाम भी सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है, तो मामले के संकेत और कड़ियां साफ दिखने लगी हैं। ऐसे में सवाल सीधा और बड़ा है, जब नाम सामने आ चुके हैं तो फिर अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही सवाल आज हर प्रदर्शन में गूंज रहा है। यही वजह है कि लोग अब सिर्फ राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर गूंज रहा है। हम बस यही चाह रहे हैं कि जो नाम सामने आए हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। आपको सीबीआई जांच करनी चाहिए
और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड कमेटी द्वारा करनी चाहिए। अगर वो नाम आए हैं तो कोई तो उसका बेस होगा ना, कोई तो रीजन होगा। अगर नहीं भी है तो जांच के थ्रू आप करवा दीजिए कि नहीं ये गलत था। तो जब आप जांच से बचते हैं तो आप संदेह को गहरा कर देते हैं। हमारी एक बृहद अभियान है पूरे राज्य के अंदर और लाखों लोग जुड़ गए। अभी आप राज्य के कई हिस्सों में आज भी, इससे पहले भी और चल रहा है, हम भी कांग्रेस पार्टी भी उस एक बड़े अभियान का हिस्सा है और सारा उत्तराखंड चाहता है कि जो भी लोग अंकिता की हत्या के जो दोषी हैं, जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके नाम उछल करके बार बार आ रहे हैं, अंकिता ने भी जिनका उल्लेख अपने मरने उसकी हत्या से के के अपने बयान में अपने एक दोस्त को भेजे गए संदेश में कहा था, तो ये सब चीजें मेल खा रही है एक दूसरे से। तो अब नए सिरे से जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है और वो भी जांच सीबीआई हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में नहीं करती है, सिटिंग जज के, तब तक। सनावत, आज मैं दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आ रही हूँ। जो मेरे हिंदू रक्षक हैं, जो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा मेरे कवच के रूप में मेरे साथ खड़े हैं, हिंदू रक्षक दर्शन भारती जी और जूनियर दर्शन भारती जी, जो हमेशा मेरे कवच की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आज उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, मुझे कमिटमेंट किया है कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उत्तराखंड में अगर तुम्हें कुछ भी होता है, शासन प्रशासन तुम्हारा कुछ भी अगर नुकसान करती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हिंदू संगठन की होगी और खाली दर्शन भारती जी नहीं। और मुझे पता है कि मैं इस समय उत्तराखंड की जनता के दिलों में वास कर रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ एक SIT जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और मैं यही कहती हूँ कि अब ये बेटी, ये हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रही है। हाँ, ये बात है कि हम 9 दिन से हिडन तरीके से रह रहे थे, एक गुरुद्वारे में रह रहे थे या मोदी जी के घरों में रह रहे थे। मोदी जी का घर एक रैन बसेरा, हम वहां रह रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुर्गा जी को भी महिषासुर का नाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए गर्भजून में रहना पड़ा, या पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इसीलिए अब हमारे अपने अज्ञातवास से निकल रहे हैं और 9 दिन के बाद हम बाहर आ रहे हैं और उत्तराखंड की धरती पर, देवों की धरती पर, और हमें खुद महसूस होता है कि मैं नहीं आ रही, स्वयं अंकिता भंडारी आ रही है। जय श्री राम, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल। दोषी कौन है कौन नहीं है ये जांच का विषय है, परंतु जांच भी ऐसी होनी चाहिए कि वो जांच जैसी लगे, जांच एक तरफा ना हो। जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। अगर न्याय नहीं मिलता इस लड़की को, तो ये देश की उस व्यवस्था पर गहरी चोट है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उस नारे को खत्म कर देना चाहिए फिर इस समय। अंकिता को न्याय मिले, इसीलिए हम रोज एक खबर दिखाते हैं आपको। अंकिता भंडारी एक मिसाल बने इस देश की लड़कियों के लिए, हम इसलिए आपको खबर दिखाते हैं। अंकिता भंडारी एक ऐसा न्याय का सब्जेक्ट बन जाए कि उसमें कोई भी बक्सा ना जाए, चाहे वो VIP है, चाहे वो कॉमन मैन है। ऐसा एक उदाहरण बने, ऐसी हमारी इच्छा है। दूसरी तरफ जो मैंने कहानी अपनी शुरू की थी, जब अगर कोई आदमी या कोई जैसे ED है, CBI है, अगर इनकी जवाबदेही खत्म कर दी जाएगी और इन्हें कानून के दायरे में लाया ही नहीं जा सकेगा, जैसे कि चुनाव आयोग को नहीं लाया जा सकता, अब न्याय व्यवस्था को भी नहीं लाया जा सकता। वो जो चाहे वो फैसले दे सकते हैं, जिसे चाहे वो छोड़ सकते हैं, जिसे चाहे वो जेल में भी डाल सकते हैं। अगर ऐसे ही फैसले और इनको इम्यूनिटी दी जाएगी सारे तमाम चीजों को, तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। क्योंकि ये आप भी ये जानते हैं कि न्याय व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी अगर जवाबदेही नहीं है, जवाबदेह नहीं है,
तो फिर लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है। एक अधिकारी के खिलाफ अगर कार्रवाई ना हो, एक जज के खिलाफ अगर कार्रवाई ना हो, एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर कार्रवाई ना हो, तो बेलगाम हो जाएंगे और सत्ता के साथ खड़े हो जाएंगे। सत्ता जो चाहेगी वो करेंगे, और सत्ता क्या चाहती है ये आप भी समझ सकते हैं। सत्ता हमेशा किसी की सत्ता नहीं रहती, परंतु अगर चुनाव आयोग जवाबदेही नहीं है तो ये हमेशा भी सत्ता बनी रह सकती है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा उनके साथ खड़ी रह सकती है, फिर किसी को कोई न्याय की उम्मीद नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।